Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. In this video we will study the biodiversity globally and biodiversity of India being the citizen of India. तो हम इन पाई चार्ट्स को समझेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट इससे भी पहले वी शुड बी क्लियर दैट व्हाट इज IUCN. IUCN is an organization. It means International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए. In 2004 फर्स्ट अटेम्प्ट was being done by IUCN, जिन्होंने ये कहा था कि अप्रोक्सीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है दे आर मोर देन 1.7 million. Students, this chapter is all about learning, so whatever figures are important from the questions perspective I will be sharing. I will be writing all on the board. Okay, so first attempt was being done by IUCN in 2004, and at that time it was predicted that more than 1.7 million species are there. The most correct assumption was being done by Robert May. This name again you need to learn. That most correct assumption was being made by Robert May, and he found that approximately 7 million species are there. Okay, both the assumptions are to be learned by you. Now next thing is that if you compare animals with plants, तो आप क्या देखोगे कि animals में भी सबसे ज़्यादा insect के नंबर है, right? So 70% probability is there that if you discover an animal, it will belong to the insect or the insecta. So insecta, don't get confused. Phylum Arthropoda आपने 11th में ही पढ़ लिया था कि इसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है. टेक्सोनॉमिक हिरार्की के हिसाब से हम लिखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. सो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक ऑर्डर आता है जिसका नाम है इंसेक्टा, और इस सारे ऑर्डर में हम इंसेक्ट को प्लेस करते हैं. तो एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और प्लांट्स की 22% है. दिस यू नीड टू लर्न. आप 100% में से कहीं 70% एनिमल्स को और 30% प्लांट्स को मत दे देना, बिकॉज दिस इज द डिफाइंड नंबर, वी नीड टू लर्न इट. अब हम देखते हैं इन पाई चार्ट्स को जो एनसीईआरटी में दिए हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पाई चार्ट जो डील कर रहा है इनवर्टिब्रेट्स को. से इनवर्टिब्रेट्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता. पाई चार्ट में मैक्सिमम 100% होता है, राइट? सो अगर हमें पाई चार्ट को पढ़ना है तो हम इसे 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. अप्रोक्सीमेटली हर क्वार्टर हो गया हमारा 25%. दैट मीन्स हमारे ये जो इंसेक्ट्स आपको दिखाए गए हैं ये 75% से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस पाई चार्ट पे. In this pie chart, you must know how to make this pie chart, and while making only you will be learning that हर एक प्रोपोर्शन में क्या क्या चीज आ रही है. तो फर्स्ट हमारा जो है वो इंसेक्ट्स आ रहे हैं. सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, अदर एनिमल ग्रुप्स. जब आप बनाओगे तो आपको प्रोपोर्शन याद रखना है, वो प्रोपोर्शन आपके पाई चार्ट में दिखे. थर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं मोलस्क. मोलस्क वो सारे शेल्ड एनिमल्स होते हैं जो अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर उनके पास शेल होती है. और फोर्थ नंबर पे जो हमें इनवर्टिब्रेट्स की वैरायटी मिलती है वो है क्रस्टेशियंस की. क्रस्टेशिया जैसे इंसेक्टा एक ऑर्डर है, वैसे ही क्रस्टेशिया भी एक ऑर्डर है जिनके पास हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है. सो वो सारे बीइंग्स को हम क्रस्टेशियंस भी कहते हैं. सो इनवर्टिब्रेट्स में जब आप पाई चार्ट बनाओगे तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन आपको इंसेक्ट्स को देना है. सेकंड पे आपको अदर एनिमल ग्रुप्स को देना है. थर्ड पे आपको देना है मोलस्क को. जो फाइलम मोलस्का के मेंबर है उन्हें हम मोलस्क कहते हैं. और लास्ट नंबर पे आप दोगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर्स है जो क्रस्टेशियंस है, राइट? These pie charts, again I am saying they are very very important. Next pie chart deals with the numbers of vertebrates, कि वर्टिब्रेट या वर्टिब्रल कॉलम कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं. सो अगर आप देखो तो यहाँ पे फिशेस जो है वो 50% है, सबसे ज्यादा फिशेस की बायोडाइवर्सिटी है. उसके बाद
इनके बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के प्रोपोर्शन ज्यादा हैं, मेमल्स के और एम्फीबियंस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। सो आप जब बनाओगे तो आपको याद रहे सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन आपको फिशेस को देना है, सेकंड नंबर पे आपको इक्वल प्रोपोर्शन देना है बर्ड्स और रेप्टाइल्स को, और थर्ड नंबर पे आपको देना है मेमल्स और एम्फीबियंस को। इस पाई चार्ट में आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि वो आपको बना के दे दे, राइट, ऐसे, और आपसे कहीं भी एक टिक लगा के पूछ ले व्हाट इज दिस या व्हाट इज दिस। सो यू मस्ट नो ईच लेबल, डेफिनेटली अ क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस। लास्ट फिगर which is there at the bottom shows the biodiversity of the plants, and which all categories we have taken. We have taken fungi, we have taken angiosperms, mosses, ferns and allies, algae and lichens. अब आप इस पाई चार्ट को देखो तो अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर है फंजाई और एंजियोस्पर्म्स का, तो जब बनाओगे इस प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे आपकी आ रही है एल्गी, और अप्रोक्सीमेटली सेम है आपकी मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज, और सबसे कम आपको मिल रहे हैं लाइकेन्स। सो जब आप बनाओगे आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है प्रोपोर्शनेट वाइज, सो दैट इन द एग्जाम अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में आ गया कि विच प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स आर फाउंड इन हाईएस्ट नंबर, सो यू मे आंसर दे आर फंजाई एंड एंजियोस्पर्म। सबसे कम क्या है? लाइकेन्स। विच टू प्लांट ग्रुप्स आर इन द सेम नंबर? मॉसेस एंड फर्न्स। Which group has higher number than mosses and ferns but lesser than fungi and angiosperms? So this way you should know how to interpret these pie chart, and definitely they can put up question mark anywhere and ask you to label it. So these pie charts on invertebrates, vertebrates and plants stating their number is important. इन चार्ट्स के बाद एक बात हम फिर से रिपीट करेंगे, हाउएवर हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन वीडियो नंबर 1। जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं वी नेवर काउंट प्रोकैरियोट्स इन इट। क्यों नहीं करते? बिकॉज जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स, conventional taxonomic methods, they are not applicable on prokaryotes or bacteria, and we cannot culture them in the lab. We cannot culture them in the lab. So conventional taxonomic methods are not applicable, we cannot culture them in the lab, and they occur in extreme conditions where human reach is not at all possible. So when human reach is not at all possible, that means what will happen? We cannot count them. That is why prokaryotes are never a part of biodiversity. अगर आपको question आता है और आपसे reasons पूछते हैं, then you need to elaborate the three which you can see on the screen. इसके बाद हम बढ़ते हैं इंडिया पे, our own country, कि हमारी कंट्री में जो ग्लोबल लैंड एरिया है, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी कि अगर हम पूरे कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया के पास एरिया की बात करें तो जस्ट 22.4% है, राइट। बट अगर हम ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें, यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है कितनी तरीके की स्पीशीज हमें इंडिया में मिलती हैं, सो वो है हमारी कितनी है 8.1%. These values are to be learned by heart. ग्लोबल लैंड एरिया कितना है और ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है। अब अगर आप लैंड एरिया से कंपेयर करो तो एरिया तो कम है बट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडिया जोग्राफिकली इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोब में। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी वजह से इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स में भी आता है, यानी इंडिया में जो वैरायटी मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स की, इंडिया बीइंग डेवलपिंग कंट्री डाइवर्सिटी इतनी हाई है। यूएस जो कि डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, इन स्पाइट ऑफ इट इट्स डाइवर्सिटी इज लो बिकॉज जोग्राफिकली इंडिया इज एट अ बेटर लोकेशन देन यूएस। दैट इज वाई हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी ज्यादा है।
एक नंबर मेंशन करा गया है आपको दैट प्लांट्स ऑलमोस्ट 45,000 स्पीशीज आपको मिलते हैं और एनिमल्स अप्रोक्सीमेटली इसके डबल हैं. सो 45,000 का डबल कितना हो गया? 90,000 स्पीशीज. सो ये अप्रोक्सीमेट नंबर आपको लर्न होना चाहिए कि इंडिया के पास टोटल लैंड एरिया कितना है, 2.4% इन कंपैरिजन टू द अदर कॉन्टिनेंट्स. But global diversity is high. It is 8.1%. India comes under 12 mega diversity centers of the world. Plant species are 45,000 and animal species are 90,000. So in this video, we talked about biodiversity in India, around the globe, right? This you have to learn. In next video, we will be talking how diversity varies with increase in longitude. Okay, so stay tuned for that video. Till then, do like, share and subscribe to my channel. Happy learning. See you in next video.